फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम करेंगे ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर 2 को। ये हमारा टेस्ट है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। टेस्ट नंबर 3 है ये ध्येय आईएएस का। टेस्ट नंबर 2 को हमने अपने इसी चैनल पे करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं सॉल्व किया है तो हमारे वीडियोस में जाके उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रमुख दर्रे और स्थित मार्ग। यहाँ पे क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में प्रमुख दर्रे हैं और सूची 2 में स्थित मार्ग है। चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ है, ये तिब्बत जाने का मार्ग है। नाथुला दर्रा तिब्बत जाने का मार्ग है। अगला ये जो आपका बी नंबर का है माना, माना आपका ये कैलाश मानसरोवर मार्ग है। और जो आपका सी नंबर का है बारालाचा, ये आपका मंडी लेह का जो सड़क मार्ग है ये है। फिर आपका जो रोहतांग है ये है आपका मनाली से लेह मार्ग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अरावली पर्वत के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला हमारा ऑप्शन है या एक अवशिष्ट पर्वत है, ये सही है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, ये भी सही है। या दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें सह्याद्री, इसे सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्या है सह्याद्री, तो क्या है आपका पश्चिमी जो घाट है ना, वेस्टर्न घाट, उसको हम सह्याद्री नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अरावली को सह्याद्री नाम दे रखा है, तो जो कि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। देवप्रयाग आपका जो भागीरथी अलकनंदा नदी पर है। रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी पर है। कर्णप्रयाग आपका पिंडार और अलकनंदा है, यहाँ पे अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा क्या है, अलकनंदा एक कॉमन रिवर है जो कि हर संगम में रहेगी, है ना। बाकी जो रिवर उनकी है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये याद रखना कि अलकनंदा एक कॉमन है रिवर है जो कि हर किसी संगम में रहेगी। ठीक है, तो विश्व प्रयाग आपका ये आपका धौलीगंगा और अलकनंदा के बीच हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सांभर झील से रिलेटेड है। उनके कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ा बड़ी हो जाएगा, बड़ी स्थलीय नमकीन झील है। दूसरा है वर्ष 1990 में इसे रामसर आदिभूमि के तहत शामिल किया गया था। कूट हमारा है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, सांभर झील आपका ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और ये क्या है, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, खारे पानी की झील है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है, हमें बताना है। घाघरा, गोमती, है ना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, है ना, महानंदा, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। जो कि सोन है यहाँ पे वो बाएं तट से मिलने वाली है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्निनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है इसके प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर अमेरिका के जो थे उनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन में चूज करना है कि गलत कौन सा है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोनों के दोनों सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्षोभमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल में ही प्रभावित होती है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये आपको सब पता ही होगा, है ना। तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं ये आपकी इसी क्षोभमंडल में होती है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। अगला आपका जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, दूसरा है एक घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, क्या है, पहला पूछा है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। दूसरा बोला है घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। तीसरा है एक जलीय परिस्थितिकी तंत्र
एक जलीय परिस्थिति तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है। तालाब का पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ये घास का और स्थलीय पिरामिड है ये क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। जो बन्नी है वो गुजरात का है, ठीक है। बग्याल जो है वो उत्तराखंड का है। खजियार क्या है, सिक्किम का। खजियार आपका सिक्किम का नहीं है, ये कहाँ का है, खजियार आपका हिमाचल का है, ठीक है। कहाँ का है, हिमाचल। और पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बन्नी गुजरात और बग्याल चारागाह जो है उत्तराखंड का है। खजियार आपका हिमाचल प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरीबंद डेल्टा बंगाल का उपविभाग है, ठीक है। दूसरा है टेलीग्राफी पठार उत्तर अटलांटिक तटक का हिस्सा है, ठीक है। थर्ड है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। जो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण होता है उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें देखना है। उपयुक्त में से एक सत्य है और दो, एक और दो दोनों सत्य हैं, 2 और 3 सत्य हैं, 1 और 3 सत्य हैं और 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दी गई जो ऊपर जानकारी है वो सभी के सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन से रिलेटेड। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ये वायु प्रदूषण जब सूचक होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते। क्या है, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वायु प्रदूषित होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। वायु कहाँ पे होते हैं, विलेज एरिया में अगर आप होंगे ना तो वहां पे आपको लाइकेन भी तालाब में दिख जाएगी, है ना। और वहां पे वायु भी शुद्ध होती है। नगरों में क्या रहता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज रहती है, ठीक है, पोल्यूशन हाई रहता है, तो यहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाता। यही रीजन है कि यहाँ पे नगरों में लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। चलते हैं, देखते हैं। अगला है धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ने से समय दिखाई देता है। क्या है, कहता है, एक अभिकथन कहता है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में इस अभिकथन और कारण के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक शेयर की थी। हमने बताया था कि अगर इसको अभिकथन पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ने के बाद में लास्ट में ट्वेंटी ऐड कर लीजिएगा, और अगर कारण से स्टार्ट करते हैं, कारण पढ़ने के बाद में आप इसलिए ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो दी गई जानकारी है वो आपको समझ आ जाएगी कि सही है, एक दूसरे के व्याख्या करते हैं या नहीं। तो पहले आपको क्या करना था, पहले आपको ये दी गई इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी थी कि सही है या नहीं है। उसके बाद में आप क्योंकि इसलिए लगाकर ये चेक कर सकते हो कि व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं, ठीक है। अब क्या, अगर हम यहाँ से कारण से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कारण के बाद अभिकथन पढ़े, तो सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती है, इसीलिए धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों सेट बैठ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं और दोनों दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन 1 है दंडकारण्य का पठार मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ठीक है। और अगला क्या है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। थर्ड है मालवा का पठार नर्मदा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और डी है सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो दिए हुए सभी के सभी कथन सत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा कि दंडकारण्य जो पठार भारत के मध्य में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। और आपका जो मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है यहाँ पे। और मालवा का पठार जो नर्मदा नदी बहती है उसके उत्तर में पड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सभी के सभी यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे है 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जौ, चना, मटर और सरसों। तो जौ तो आपका नहीं है, जौ तो खरीफ में हो जाएगा। ये तो आपका रबी की है, ठीक है। मटर की जौ भी आपका जो है क्या है, रबी की है। देख देखते हैं, चावल, चना, ज्वार और सरसों। ज्वार क्या है, ये खरीफ की फसल है। जौ और ज्वार में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये ज्वार जो है वो खरीफ की है,
फिर आपका क्या है, गेहूं, आलू और बाजरा, मक्का दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बाजरा है ये भी आपका खरीफ में हो जाएगा, और तरबूज जो आपका है ये जायद की हो जाएगी, जायद हो जाएगा, जो कि पूछा क्या आपसे, जो पूछा है रबी की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सभी के सभी रबी से रिलेटेड है। अगली है क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन है वो है 15, और यहाँ पे अग्रभास बेसिन स्थित है, ये किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो अग्रभास धारा है ये आपका हिंद महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है, देखते हैं अभिकथन क्या है। 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, ठीक है। अगला क्या है, कारण है क्योंकि 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ठीक है। क्या है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। कारण है पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या, ये हमें बताना है। यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ये जो दी जानकारी है ये दोनों की सही है, यानी कि पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर भोजन प्राप्त करता है ना। चाहे उसे ऐसे ही तोड़ के, जैसे फल हमने तोड़ के तुरंत खा लिया, उसके बाद में या फिर जो पौधे होते हैं अनाज के उसको पका के खाया, तो हमने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से खाया, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और एक में जनजात है दूसरे में राज्य है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का है, हम देखते हैं। पहला तो यहाँ पे जो लाखेर है ये आपकी मिजोरम से, हरियांग आपकी त्रिपुरा से रिलेटेड है, अंगामी आपकी नागालैंड से, गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। लाखेर मिजोरम, रियांग त्रिपुरा, अंगामी जो नागालैंड, और गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑलरेडी सभी के सभी सम्मिलित है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है, ये हमें बताना है। जो यहाँ पे विविल टामस कटक जो है वो आपका अटलांटिक महासागर में है, जो एमएस धर्म कटक है वो आपका हिंद महासागर में, जो सोलोमन कटक है ये आपका प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये है सभी सम्मिलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही सम्मिलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जो विविल टामस कटक है आपका टामस हो जाएगा अटलांटिक इसमें आ रहा ना, और ये जो हो जाएगा एम्स्टर्डम, ठीक है। और क्या हो जाएगा हिंद और हिंदुस्तान। ये जो ड्रम वाला एक तरीके से ड्रम वाला जो केस हुआ था कहाँ, हिंद में हुआ था, हिंदुस्तान में। सोलोमन कटक कहाँ पे, प्रशांत महासागर। सोलो कहाँ है, प्रशांत, ठीक है। सा से सोलो, सा से प्रशांत, कुछ भी रिलेट करके याद कर लीजिए जैसे आपको याद हो जाए। कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है सम्मिलित वलन, ऑप्शन बी है असममित वलन, और ऑप्शन सी है ग्रीवाखंड, और ऑप्शन डी है एक दिगंत वलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीवाखंड। जब क्या हुआ था, ये जब इसका जो प्लेट्स होती है ना विभाजित हुई थी, तो इसकी जो ग्रीवाखंड है ना, एक जो इसका पार्ट होता है ना गोंडवाना लाइन का, ठीक है। तो एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर आगे बढ़ गई थी, ठीक है। तो उस वही एक प्रकार से क्या है, चट्टान है, जो कि कश्मीर घाटी ग्रीवाखंड का ही हिस्सा है, ठीक है। ये ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि ग्रीवाखंड का हिस्सा है कश्मीर, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। सौर्य कलंक जो है वो किसे बोलते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 21 का, सौर्य कलंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग है और इनका तापमान 1500 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। आज के इस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा जो आंसर है वो हमें लग रहा है कि दोनों सही वाले ही ज्यादा हैं, या सभी सही या दोनों सही है ना।
यहाँ पे 22 क्वेश्चन है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? क्या है? ओजस डेल सलाडो। फर्स्ट ऑप्शन आपका बोलिविया एंड पेरू है, सेकंड ऑप्शन आपका चिली अर्जेंटीना है, थर्ड ऑप्शन आपका ब्राजील एंड बोलिविया है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है पेरू एंड चिली। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ये ओजस डेल सलाडो वोल्केनो। ठीक है। आज का 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है। पर्वत है आपका एंडीज यानी कि कंकागुआ, और रॉकी माउंट अल्बर्ट, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका माउंट कोसिस्को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शंस में से कूट 1 तथा 3, 1 2 3, ठीक है, 2 एंड 3 1 को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एंडीज। ठीक है, ये रॉकी क्या हुआ? एल्बर्ट यानी कि रॉक है एक, ये ऐसे चट्टान है जहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है। ठीक है, ऐसे तरीके से यहाँ पे इसे बन भी नहीं पा रही ना, ये बर्ड बैठी हुई है। ठीक है, कहाँ पे? रॉक पे बैठी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना कि ये अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का। इसमें हम देखेंगे श्वेत नील और ब्लू नील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्वेत नील या ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, पहले जहां से ये निकलती है वहां पे इनको एक को व्हाइट नील और दूसरी को ब्लू नील कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है खार्टूम सूडान, ऑप्शन बी बमाको माली, ऑप्शन सी लुआंडा अल्जीरिया, ऑप्शन डी अदिस अबाबा इथोपिया। तो यहाँ पे जो 24 नंबर का आपका है तो वो खार्टूम में मिलती है। ठीक है, जो ये आपकी ब्लू नील जो है ये आपका निकलती है कहाँ से? ताना लेक से। ठीक है, कहाँ से? ताना लेक से। और जो आपकी ये श्वेत वाली है, ठीक है, ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विक्टोरिया से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से। ठीक है, और ये खार्टूम में मिलके दोनों नील नदी से के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षावनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, और सेकंड जो है इस प्रदेश में वर्ष भर सामान्य वर्षा होती है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट 1 जो है वो है केवल 1, 2 ऑप्शन बी जो है वो केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोनों को दोनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। यहाँ पे घास की भूमियां है और यहाँ पे अवस्थित है वो कहाँ से पे अवस्थित है। ठीक है, तो जो देखते हैं इसमें कौन सा है। जो ये अल्लानोस है आपका, ये कहाँ से है? ये आपका वेनेजुएला से है। ठीक है, और जो कंपास है आपका वो है अर्जेंटीना उरुग्वे से रिलेटेड है। ठीक है, जो सेल्वास है वो आपका अमेजन घाटी से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सेल्वास ही सही सुमेलित था, बाकी जो थे वो इंटरचेंज थे, इधर उधर थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जल दापरा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका है घाटप्रभा, ऑप्शन सी है दासीगाम, ऑप्शन डी है जो है मरीन पार्क। तो यहाँ पे सफेद भालू कहाँ पाया जाता है? ठीक है, संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दासीगाम जो है वहां पे आपका पाया जाता है सफेद भालू। ठीक है, अगला आपका विदर्भ के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए है धारवाड़ के पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी है दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, सतपुड़ा, ऑप्शन सी है सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्कन पठार का जो पूर्वी भाग है उसे विदर्भ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। इनके कथनों पर विचार करें। गोंडवाना शैल समूह लगभग भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। ऑप्शन बी है अधिकांश लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। सत्य कथन क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों, डी जो है ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असत्य में गलत बताना है। ठीक है, तो जो 29 का है क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोनों के दोनों सही है, इसमें से कोई भी हमारा गलत नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 30 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। पहला आपका खनन केंद्र है और खनिज है, फिर आपका जो चिहुआ है ये आपका चांदी से रिलेटेड है, चार से चांदी, चार से चिहुआ। ठीक है, करंगा आपका तांबा से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कयन्नी आपका टिन से रिलेटेड है, कयन्नी और टिन्ना। पिलबरा आपका कहाँ से रिलेटेड है? पिलबरा आपका सोना से नहीं, ये आपका लौह अयस्क से रिलेटेड है।
तो कौन सा नहीं सुमेलित है? सुमेलित ये आपका सी वाला ही नहीं, ठीक है। सो हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। स्थानीय पवन है एक तरफ, दूसरी तरफ क्षेत्र है, हम मैच कराते हैं इसे। पहले देखिए आपका ये जो काराबुरान है ये कहाँ से रिलेटेड है? ये आपका मध्य एशिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका जो टेम्पोरल है ये आपका मध्य अमेरिका से है। ये आपका जो लेवेंटर है ये आपका कैलिफोर्निया से है, और जो सेंटा आना है ये आपका स्पेन से है। तो हमने कहाँ से देखा? काराबुरान मध्य एशिया, सॉरी कारा जो बुरान है वो मध्य एशिया से है, टेम्पोरल आपका मध्य अमेरिका, लेवेंटर आपका कैलिफोर्निया, सेंटा आना आपका स्पेन है, ठीक है। तो 1 का ए का 3, ठीक है, इधर सब जा रहे हैं, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना। अगला देखते हैं। अगला आपका यहाँ पर भी फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। चलते हैं देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या है? क्षोभ मंडल है जिसके आगे मौसमी गतिविधियाँ लिखी हुई, समताप मंडल जिसके आगे तापमान में एकाएक गिरावट लिखा हुआ है, मध्य मंडल ओजोन परत हुआ है, और आयन मंडल क्या होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन है, ठीक है। देखिए ये जो क्षोभ मंडल है आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या होती है? तापमान में एकाएक गिरावट हो जाती है, ठीक है। ये आपका मौसमी गतिविधियाँ हैं। फिर जो आपका समताप मंडल है ये इसमें क्या ओजोन परत है ना, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में है ओजोन परत है। अगला आपका जो मध्य मंडल, यहाँ पे क्या तापमान में ये क्या होता है? तापमान में एकाएक गिरावट हो जाती है, ठीक है। और जो आयन मंडल है यहाँ पे क्या हो जाता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन हो जाता है। तो ए का 1 हो गया, ठीक है, बी का 3 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी की तरफ जरा, यानी कि 4 नंबर का डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? ऑप्शन 1 कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकोंग है, और मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, यह हमें से बताया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, और न तो 1 न तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेकोंग रिवर है वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकोंग है, ठीक है। ये चीन से निकलती है और फिर आपका जाती है म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, है ना। इन सभी कंट्रीज से अपनी सीमा बनाती है ये नदी, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दक्षिण कंबोडिया में जाके गिरती, नहीं, दक्षिण कंबोडिया में नहीं जाती, ये आपका दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये क्वेश्चन आपका भी जो 2024 वाला प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी पूछा गया था, है ना, ऑप्शंस में थे ये मेकोंग रिवर को रिलेटेड, यही आपका सही था। अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका है क्वेश्चन जो है 34 नंबर का। यहाँ फिर से आपको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। नगर है और उद्योग है, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है आपका कि जो बर्डफोर्ड है उसके आगे यूनिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो हैम्बर्ग है उसके आगे जलयान लिखा हुआ है। जो सिएटल है उसके आगे वायुयान लिखा हुआ है। जो ओटावा है उसके आगे कागज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें मैच करके ही पता चलेगा। तो ऑप्शन से एक बार फिर से हम, ठीक है। यहाँ पे क्या जो बेडफोर्ड है ये आपका वायुयान से रिलेटेड है। कहाँ से? वायुयान से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका जो ये हैम्बर्ग है ये आपका जलयान से रिलेटेड है, ठीक। फिर आपका ये जो सिएटल है ये आपका सॉरी ये जो आपका हम्बोर्ड है ना ये आपका यूनिवर्स से रिलेटेड है, ठीक है। जो हैम्बर्ग है आपका जलयान से रिलेटेड है। सिएटल आपका वायुयान है, ओटावा आपका कागज़ है। तो ये सभी के सभी ऑलरेडी मैच है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बर्डफोर्ड यूनिवर्स हो गया, हैम्बर्ग आपका जलयान हो गया, सिएटल आपका वायुयान हो गया, और ओटावा आपका कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण बताया गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका राइट आंसर चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अभिकथन देखते हैं। परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता परिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है, सही बात है। अगला कारण है परितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा का प्रवाह उतना अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, कम की बात कर रहा है। विविधता जितनी कम होगी उतना ऊर्जा प्रवाह कैसे होगा? विविधता तो ज़्यादा चाहिए ना किसी भी परितंत्र के निकेत के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। अगर जितनी ज़्यादा विविधता होगी वो उतनी ज़्यादा वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा वहाँ पे, है ना। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सही है और दूसरा गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है स्पेन। ठीक है, स्पेन जो है वो किसके लिए अधीन क्षेत्र है, यानी कि स्पेन आपका मार्टिनिक का है। ठीक है, स्पेन आपका किसके लिए है, मार्टिनिक का है। जैसे हमने स्पेन का मार्टिनिक एक पता था तो हमको लिखे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका जो बी वाला है ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका क्रिसमस द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी जो आपका है ये फ्रांस आपका संता क्रूज के लिए प्रसिद्ध है, और डेनमार्क आपका ग्रीनलैंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अधीन क्षेत्र है इसके, मतलब डेनमार्क का जो अधीन क्षेत्र है वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, फ्रांस का संता क्रूज है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप है, स्पेन का मार्टिनिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है। तो क्या होगा यहाँ पे, निम्न ताप तथा निम्न वर्षा होनी चाहिए। ऑप्शन बी उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा होनी चाहिए। सी मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा होनी चाहिए, और डी उच्च ताप तथा भारी वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा इसके गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये क्या होता है, समशीतोष्ण, ये समशीतोष्ण फसल है। ठीक है, इसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी 50 से 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। ठीक है, तापमान इसे कितना चाहिए, तापमान इसे चाहिए 20 से 25 तक, 25 सेंटीग्रेड का इसको तापमान चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फसलें हैं और उनकी क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, रबर जो है वो कहाँ से है रिलेटेड, ये आपको बताना है। ठीक है, रबर आपका मलेशिया से है। ठीक है, और फिर आपका जो कहवा है ये आपका हो जाएगा कोलंबिया से। जैतून आपका कहाँ से है, जैतून है आपका इटली से, और गन्ना आपका कहाँ से है, मॉरिशस से। ठीक है, कहाँ से गन्ना रिलेटेड है आपका, मॉरिशस से। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रबड़ आपका मलेशिया से हो जाएगा, कहवा आपका कोलंबिया से हो जाएगा, जैतून आपका इटली से हो जाएगा, गन्ना आपका मॉरिशस से हो जाएगा। ठीक है, अगला है 39, जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है पटना, ऑप्शन 3 जो है वो बेंगलुरु है, ऑप्शन 4 जो है वो गाजियाबाद है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गाजियाबाद है। ठीक है, इसके क्या है, जैविक खेती परियोजना जो राष्ट्रीय जैविक केंद्र है इसके 6 केंद्र हैं टोटल। कितने, 6 केंद्र हैं, उनमें से एक अपना ये जो इसकी कृषि केंद्र की जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में भी थी। ठीक है, तो इसके जो 6 केंद्र वो कौन कौन से हैं, एक आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा हिसार हरियाणा का। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा इम्फाल। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा जबलपुर। फिर आपका क्या हो जाएगा, अगला है आपका यहाँ पे नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके 6 इसके केंद्र हैं। ठीक है, अगर आपको पता था तो अच्छा, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, निम्नलिखित में को उनकी अवस्थिति से उत्तर दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला आपका हडसन की खाड़ी है, फिर कैरेबियन खाड़ी है, फिर ब्यूफोर्ट है, और फिर आपका मैक्सिको की खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। पहले आपका आ जाएगा ये 3 नंबर की ब्यूफोर्ट जो है। ठीक है, 3 नंबर पहले आ जाएगा, फिर आपकी हडसन की खाड़ी आ जाएगी 1 नंबर, फिर आपका आ जाएगा मैक्सिको की खाड़ी 4 नंबर, और फिर आपका आ जाएगा कैरेबियन सागर जो 2 नंबर। इसका राइट आंसर क्या है, 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जो है ग्रीनलैंड और बेफिम द्वीप को अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हडसन जलसंधि, ऑप्शन 2 है वो है डेविस जलसंधि, ऑप्शन 3 है बेरिंग जलसंधि, ऑप्शन 4 है फ्लोरिडा जलसंधि। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डेविस जलसंधि है ये क्या करती है, ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप को अलग करती है। ठीक है, और ये जब अलग करती है ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को, तो जोड़ती किसको है, ये जोड़ती है आपके बैफिन द्वीप को और लैब्राडोर को। बैफिन और लैब्राडोर को जोड़ती है ये आपकी डेविस जलसंधि, जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है, बैफिन और लैब्राडोर को जोड़ती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर का, सूची 1 दी हुई, सूची 2 दी हुई है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो। अगला आपका कालाकोट है, जिसके आगे गुजरात है, बाहुर के आगे पौंडीचेरी लिखा हुआ है, बरकला के आगे केरल है, और उमरसार के आगे जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। जो कालाकोट है ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपका जो बाहुर है
बाहुर कहाँ से संबंधित है? बाहुर जो है आपका ये रिलेटेड है गुजरात से, ठीक है। बाहुर आपका कहाँ से रिलेटेड? गुजरात से रिलेटेड है। फिर आपका है बरकला, कौन सा है? बरकला जो है वो आपका केरल से है और उमरसार आपका पौंडीचेरी से। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 सॉरी गलत कर दिया हमने क्या, एक चीज़ फिर से एक सेकंड फिर से करते हैं। ये काला कोड आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बाहुर है आपका पांडिचेरी का है, ठीक है। हाँ, ये हमने गलत कर दिया। बाहुर आपका कहाँ से है? पांडिचेरी से है। फिर आपका जो बरकला है ये आपका है केरल का, ठीक है। और जो उमरसार है ये आपका गुजरात का है। अब सही है, ठीक है। क्या हो गया? बाहुर जो है आपका है पांडिचेरी का, बरकला आपका केरल का है, उमरसार आपका गुजरात का है, काला कोड आपका जम्मू कश्मीर। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री श्रेणी को 2 भागों उत्तरी एवं दक्षिण सह्याद्री में विभाजित करती है? पहला आपका है 16 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश रेखा, दूसरा 18 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश रेखा, 20 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश रेखा और 22 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश रेखा की बात यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 16 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश की रेखा जो है वो है, ठीक है। सह्याद्री, एक सह्याद्री इसको एक नाम से जानते हैं, उस दो नाम जो है उसको, जहाँ पे उत्तर सह्याद्री, देखिए उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री दोनों को अलग अलग विभाजित करता है ना, तो वो 16 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश रेखा करती है। जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का जो हाईएस्ट बिंदु है उसे कहते हैं आपका कलसुबाई। क्या कहते हैं? कालसुबाई। कालसुबाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कालसुबाई, ठीक है। ये क्या है? ये उत्तर और दक्षिणी सह्याद्री का जो हाईएस्ट बिंदु है उसका नाम ये कालसुबाई। अगला क्वेश्चन है पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 है 2014 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी है 2017 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर में बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इसमें डेट क्या हो जाएगी? डेट है इसकी 9 जून, ठीक है, 9 जून 2014। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कृषि के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? वो ऑप्शन नंबर 1 है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है जोनाथन डक्कन, ऑप्शन नंबर सी है एम.एस. रंधावा, ऑप्शन नंबर डी है जी.डी. मलिक। तो इसका जो राइट आंसर है कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक जो है वो है एम.जी. रंधावा है। कौन है? एम.जी. रंधावा है। अगला है 46 नंबर का, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्य से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2003 में, ऑप्शन डी है 2001 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2001 में ये स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय परियोजना आई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से 47 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पहाड़ियाँ दी हुई हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, जवादी और शिवराय ये क्या है? ये दोनों तो आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगी, जहाँ पे ऐसी ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे ये दोनों सीक्वेंस में है। तो ये हमारा कट गया, ये दोनों सीक्वेंस में है, ठीक है। फिर आपका हो गया पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये दोनों भी सीक्वेंस में है, ठीक है। यानी कि पहले आ जाएगा आपका वेलिकोंडा, फिर आपका आ जाएगा पालकोंडा, ठीक है। उससे पहले आपका आ जाएगा ये एरीमिल्ला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा एरीमिल्ला, फिर आपका हो जाएगा पहले आपका हो जाएगा एरीमिल्ला, फिर आपका हो जाएगा वेलिकोंडा, फिर हो जाएगा आपका एक यानी कि वेलिकोंडा, फिर 3 नंबर पे जवादी और फिर 2 नंबर का शिवराय। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं, ठीक है। अगला है वह मंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक था तो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दी हुई सारी जानकारी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? ठीक है, तो आपका सदाबहार वन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये बहुत ही सघन वन होते हैं, मतलब यहाँ इतने सघन होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इतने ये सघन होते हैं। यहाँ पे वर्षा 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तक होती है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक ही वर्षा यहाँ पे पाई जाती है, मतलब बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सघन वन होते हैं। इतना सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये अधिक पानी की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं कि इसकी जो वन होते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत टाइट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता रहती है।
तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? इन सदाबहार वनों के अंदर ही आता है आपका रोजवुड, सिनकोना, महोगनी, ठीक है, खजूर नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 to 4। अगला यहाँ पे है 50 नंबर का क्वेश्चन। IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया जाता है। फर्स्ट है प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो, ठीक है, उसको शामिल किया जाएगा, सही है। अगला है प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो। 1000 नहीं है यहाँ पे, कितना है? 500 है, 500 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो, ठीक है। अगला क्या है? थर्ड है जनसंख्या का आकार 2500 कम से कम हो। तो ये भी आपका सही है। तो आपका गलत क्या है? गलत कथन ही हमें बताना था, तो गलत है केवल 2 नंबर का, ठीक है। तो हमने आज की इस क्लास में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस कवर किए हैं टेस्ट नंबर 3 के। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ और अगले के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी वो आप जरूर से नोट डाउन करें।